कई लोग ये बोलते हैं डिजिटल रेप की मीन्स की पॉर्न मूवी देखते हुए किसी लड़की के साथ जो है रेप करना, या फिर किसी लड़की को जो है अश्लील मैसेज भेजना है, किसी लड़की को जो है अश्लील जो है चित्र शर्मा को कोलकाता के अंदर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, राजस्थान के अंदर भी एफआईआर दर्ज है, वहीं दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चौहान और इस वक्त आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं 30 हजारी कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर दीपक सैनी जी के पास। और अभी देश भर में जो मुद्दे चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे ऐसी घटनाएं देश में चल रही हैं जो कानूनी तौर पर सही नहीं है, और लोग जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कानून के बारे में भी उनको जानकारी नहीं होती है, और उसके अलावा उनके बाद के जो परिणाम होते हैं वो काफी घातक होते हैं। तो हमारे दर्शकों की तरफ से हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए ही हम आए हैं दीपक जी के पास। तो सबसे पहले स्वागत है दीपक जी आपका हमारे चैनल में, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे सवाल है कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमें। मेरा नाम दीपक सैनी है, और अगर एजुकेशन के बारे में बताऊं तो मेरी बीकॉम एमकॉम एलएलबी और एलएलएम मेरी कंप्लीट हुई है। तो अभी हाल फिलहाल मैं दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए एडवोकेट। तो एज ए एडवोकेट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? देखिए, एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस मेरा क्या, मुझे ऐसा लगता है जो भी एक यंग एडवोकेट जब एक एडवोकेट की दुनिया के अंदर कदम रखता है तो स्टार्टिंग में हर एडवोकेट जो है प्रॉब्लम फेस करता है, चाहे वो फेस जो है आपकी लिटिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कुछ चीजें ऐसी पता नहीं होती कोर्ट के बारे में। तो एक्सपीरियंस स्टार्टिंग का तो मुझे ऐसा लगता है सभी का ऐसा ही रहता है, बट उन लोगों का नहीं रहता जिनका जो है फैमिली के अंदर ऑलरेडी जो है एडवोकेट होते हैं। तो एक्सपीरियंस कुल मिला के स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे जैसे लाइन पे चीजें आती रही तो फिर सब कुछ बेटर होता गया। तो एक सवाल हम लोगों के मन में है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि एडवोकेट और लॉयर, तो इन दोनों के बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है? देखिए, और डिफरेंस क्या होता है दोनों में? देखिए डिफरेंस की अगर हम बात करें एडवोकेट और लॉयर के अंदर, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कई लोग जो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश के अंदर लॉयर को ही कई लोग एडवोकेट बोल देते हैं और एडवोकेट को ही कई लोग जो है लॉयर बोल देते हैं, बट एक्चुअल में इसके अंदर डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, लॉयर वो पर्सन है जिसके पास एलएलबी की डिग्री है, इट मीन्स जिसने अपनी जो है ग्रेजुएशन जो है एलएलबी से करी है, तो उसके पास डिग्री है। बट वही अगर हम बात करें एडवोकेट की, एडवोकेट वो पर्सन है जो रजिस्टर्ड होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। तो जब उस पर्सन का एनरोलमेंट नंबर आ जाता है तब ऐसे रजिस्टर हो जाता है वो एडवोकेट। तो ये एक बेसिक बेसिक डिफरेंस है जो एडवोकेट और लॉयर के बीच में होता है। तो एडवोकेट और लॉयर, ये इनका जो मेन चीज होती है कि किस किस कोर्ट में अपने केसेस लड़ सकते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं तब कौन से कोर्ट आपको अलाउ करते हैं, और अगर आप लॉयर हैं तब आपको कौन से कोर्ट अलाउ करते हैं? देखिए, एज पर का जो बार काउंसिलिंग की गाइडलाइंस है, ठीक है, बार काउंसिलिंग की गाइडलाइंस जो है ये बोलती है सिंपली कि वो पर्सन जो है कोर्ट के अंदर एलिजिबल होगा प्रैक्टिस करने के लिए जिसके पास एलएलबी की डिग्री होगी, प्लस उसके पास जो है इनरोल होना चाहिए वो एज ए बार काउंसिलिंग, स्टेट बार काउंसिलिंग के अंदर, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंदर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तभी कोई पर्सन जो है इंडिया की किसी भी कोर्ट के अंदर, चाहे वो कैट हो और भी जो एपलेट ट्रिब्यूनल होती है उसके अंदर जो है प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है। भाई अगर लॉयर की बात करें तो लॉयर के पास सिर्फ एलएलबी की डिग्री है, बट ही इज नॉट प्रैक्टिस ऑफ द एनी अदर कोर्ट। तो अगला सवाल मेरा है, जैसे अभी रायबरेली में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक लॉ स्टूडेंट को जेल में डाल दिया गया था। उसका क्या अभी आपने सुना होगा, चर्चाओं में काफी रहा है, क्या कारण था वो और ऐसा क्यों किया गया? हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, ये अभी मेरे हिसाब से अभी 1 या 2 दिन पहले की एक बहुत बड़ी घटना है। रायबरेली के अंदर क्या होता है कि एक लॉ का स्टूडेंट जो है, देखिए हमारे क्या होता है, पहले मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में बच्चा एडमिशन लेता है एलएलबी के अंदर, और कई स्टूडेंट जो होते हैं वो एलएलबी फर्स्ट ईयर से ही जो है कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट इज इलीगल। इलीगल इसलिए है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि प्रैक्टिस वही पर्सन कर सकता है जो एडवोकेट हो, जो इनरोल हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। अब यही जो है उस स्टूडेंट ने किया, उस स्टूडेंट ने क्या किया, वो एलएलबी का स्टूडेंट है और वो जाके जज साहब के सामने पेश हो जाता है और जज साहब से आर्गुमेंट करने लगता है।
और फिर कहीं ना कहीं देखिए वो जज साहब है और उन्हें पता चल जाता है कि भाई कौन लॉयर है कौन नहीं है, तो जज साहब उससे क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि आप अपना जो है एनरोलमेंट नंबर बताइए। आप उसे अपना एनरोलमेंट, जब वो एडवोकेट को तभी तो अपना एनरोलमेंट बता पाए। तो जज साहब ने उससे पूछा है एनरोलमेंट नंबर बताओ, वो नहीं बता पाए, तो फिर जज साहब ने जो है तुरंत जो है उसे जेल के अंदर भेज दिया क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी थी। इमेच्योरिटी भी उसमें दिखाई देती है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये तो अभी एक बहुत सारी घटनाएं होती है साइबर क्राइम को लेकर के जी देश भर में। ये बेसिकली ये तो हुआ एक लॉयर और एडवोकेट के बीच की बात। जी लेकिन मुद्दा ये है कि जो साइबर क्राइम देश में फैला हुआ है, उस साइबर क्राइम को लेकर के देश भर में क्या कानून है और कैसे उन कानूनी तौर पर कैसे उन साइबर क्राइम से बचा जा सकता है, और अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ भी है तब आप उससे कैसे निपट सकते हैं। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ आज की डेट में एक ट्रेंडिंग में एक बड़ा जो क्राइम हो रहा है साइबर क्राइम की अगर हम बात करें, वो क्राइम हो रहा है सेक्सटॉर्शन। ठीक है, राइट। ठीक है। सेक्सटॉर्शन से कई लोगों को पता ही नहीं होता कि सेक्सटॉर्शन होता क्या है। तो देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी युवा मेरी पीढ़ी आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात को सुन रही है, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पहले तो मैं आपको बताता हूँ सेक्सटॉर्शन होता क्या है साइबर क्राइम एज पर द साइबर क्राइम। देखिए सेक्सटॉर्शन का मतलब होता है जब हमारे पास फेसबुक या किसी भी ऐसा सोशल मीडिया किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई अनचाही रिक्वेस्ट आती है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि वो कौन है कौन नहीं, बट हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देश के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह इस चीज को लेकर काम कर रहा है। वो करता क्या है कि आपसे रिक्वेस्ट भेजेगा फेसबुक पे जैसे आप रिक्वेस्ट आएगी आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वो किसी लड़की के नाम से हो सकती है, किसी लड़के के नाम से हो सकती है, XYZ। तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद वो आपसे जो है चैट करेगा। चैट के दौरान जो है वो आपसे अश्लील बातें करेगा। अश्लील बातों के साथ साथ वो जो है आपको पिक्चर्स भेजेगा, अपनी न्यूज पिक्चर भेजेगा और आपको जो है उकसाता है कि आप भी जो है न्यूड हो जाओ। तो देखिए इसके अंदर मैं अभी रिसेंटली एक ऐसा वाक्य भी आया था, उसके अंदर क्या था कि एक स्टूडेंट ऐसे फेसबुक पे चैट कर रहा था और सामने वाले ने उसे उकसाया कि आप न्यूड हो जाओ, मैं आपके साथ जो है वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। लड़की थी, तो अब वो पर्सन जो है वो न्यूड हो जाता है और न्यूड होने के बाद वो पूरा बिल्कुल न्यूड था पर्सन, और सामने वाली जो भी लड़की थी उसने अपना फेस छिपाया हुआ था, नीचे का हिस्सा सब कुछ ओपन था। तो तुरंत ही इन्होंने जो है दूसरा जो इनके पास एक कैमरा होता है उससे जो है उस पर्सन की पूरी फेस समेत वीडियो बना ली, जिसके अंदर वो लेडी भी आ रही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो है उससे पैसों की डिमांड करते हैं कि भैया आप जो है हमें 50,000 रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो या इतने हजार रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो ये टोटली होता है सेक्सटॉर्शन। ठीक है, तो इसलिए मेरी सभी से मेरा निवेदन है जो भी आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं, प्लीज आप अनचाही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आप जो है इस अपराध के अंदर आप जो है शामिल हो सकते हैं। आपकी वीडियो बना के जो है वो जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो ये जो पूरा होता है सारा कुछ होता है सेक्टोर्शन का, एक साजिश के तहत सारा कुछ किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब अभी न्यू के अंदर ही जो है एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया था जो इस प्रकार के जो है काम करता था। तो बस मेरा निवेदन यही है कि प्लीज आप किसी भी ऐसी अनचाही रिक्वेस्ट से आप जो है पहले से कंफर्म करें कि वो आपका फ्रेंड है भी या नहीं है। तो प्लीज हो सके तो आप वीडियो कॉल वगैरह, अगर न्यू वीडियो कॉल के बारे में बोले तो आप न्यू वीडियो कॉल ना करें। तो इसके लिए देश में क्या कानून है सारी देखिए चीजों को कानून लेकर? की अगर मैं बात करूं तो देखिए साइबर क्राइम से रिलेटेड आप अगर आपके साथ अगर ऐसी घटना हो भी जाती है तो देखिए गृह मंत्रालय ने एक साइबर क्राइम पोर्टल बनाया हुआ है। आप तुरंत ही वहां जाकर जो है अपनी जो है कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराइए। ठीक है, उस कंप्लेंट पे तुरंत एक्शन होता है। तो अगर ऐसी आपके पास कोई घटना हो रही है तो आप जो है तुरंत वहां जाकर जो है अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करें और नजदीकी थाने के अंदर भी आप जा सकते हैं। कानून में क्या रूल है? देखिए कानून की अगर जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कई के अंदर 3 साल की सजा है, कई के अंदर जो है जुर्माना 1 लाख है। फिर वही जुर्माना अगर आपने दूसरी बार ऐसी घटना करी तो आपको जो है 5 साल की सजा और जुर्माने को जो है डबल किया जा सकता है। तो हर क्राइम की अलग अलग सजा होती सर देश में आजकल एक चीज बहुत सबसे ज्यादा चल रही है, वो है डिजिटल रेप। सर वो होता क्या है और उसके लिए सरकार की क्या प्रावधान है और कैसे उन सारी चीजों से बचा जा सकता है? है। देखिए हमारे लिए पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि डिजिटल रेप क्या है। देखिए हमारे समाज में जितना एज ए लॉयर मैंने जाना लोगों को, तो एक्चुअल में लोगों को डिजिटल रेप की डेफिनेशन तक नहीं पता। देखिए एज पर द लॉ जो भी हमारा साइबर क्राइम लॉ है वो क्या डेफिनेशन देता है डिजिटल रेप की। कई लोग ये बोलते हैं डिजिटल रेप की मीन्स की ऑन मूवी देखते हुए किसी लड़की के साथ जो है रेप करना, या फिर किसी लड़की को जो है अश्लील मैसेज भेजना है, किसी लड़की को जो है अश्लील जो है चित्र भेजना।
तो ये डिजिटल रेप है, बट इट्स नॉट ए डिजिटल रेप। डिजिटल रेप क्या है कि डिजिट, आप वर्डों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, डिजिट, डिजिटल इट मीन डिजिट, डिजिट का मतलब होता है हिंदी के अंदर उंगली, ठीक है। तो डिजिटल रेप का यहाँ मतलब क्या हुआ, उंगली के द्वारा जब किसी लेडी के प्राइवेट पार्ट को छुआ जाता है तो उसे डिजिटल रेप बोला जाता है। और इसका एक अभी लेटेस्ट उदाहरण भी है, नोएडा के अंदर एक ऐसी घटना अभी आई अभी आपसे 10-15 दिन पहले, कि नोएडा के अंदर एक बुजुर्ग जो है एक बच्ची के साथ जो है ऐसे उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहा था, तो जो है नोएडा पुलिस ने उस पर्सन को पकड़ा। तो डिजिटल रेप ये है कि जब आदमी जो है उंगली के माध्यम से, फिंगर के माध्यम से किसी के प्राइवेट पार्ट को छूता है, उसे डिजिटल रेप। सो इसके लिए प्रावधान क्या है, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या लॉज बनाए? देखिए, गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोविजन ये बनाया है जो एज पर द साइबर लॉ है, क्योंकि इस चीज को भी कहीं ना कहीं अगर देखें साइबर लॉ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि साइबर लॉ और इस वाले रेप में डिफरेंस है। इट्स नॉट अ साइबर क्राइम, ठीक है, ये साइबर क्राइम नहीं है। ये जो है एक एक्चुअल में जो अभी जैसे अगर हम बात करें जो अभी 2014 के अंदर भी जो अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, जो कानून को बड़ा अच्छे तरीके से बनाया गया, तो ये प्रोविजन क्या है, जैसे हम जैसे रेप की अगर हम बात करते हैं, रेप को लेकर जो भी हम सेक्शन लगाते हैं 376 हो गया हमारा सेक्शन, ठीक है, तो वही जो है सेक्शन इसके अंदर ऐड होता है। सो एक और जैसे होता है कि हमने हाल फिलहाल में हम लोग घटनाएं देख रहे हैं कि लोग ना एक पैसा लेकर भी सारी चीजें करते हैं, पैसों के लिए उनको मांग करने लगते हैं। तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट उनको कैसे पकड़ पाती है या क्या लॉज है? देखिए, अगर मैं पैसों के लिए अगर आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि पैसा देना भी अपराध है और पैसा लेना भी अपराध है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम किसी को रिश्वत दें या फिर किसी को कुछ भी अपने काम करवाने की किसी को रिश्वत दें, क्योंकि आप उतने ही दोषी के भागी हो जितना कि सामने वाला रिश्वत ले रहा है। तो मेरा निवेदन है कि अपने काम आप अपने खुद ही तरीके से कराएं। सरकार ने एक सिस्टम बना हुआ है, एक प्रोसेस बना हुआ है, उस प्रोसेस के माध्यम से अगर आप किसी काम को करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई आपका काम बना होगा, वो काम जरूर डेफिनेटली होगा अगर आप उसे लीगली तरीके से करें। एक और प्रश्न है, प्रश्न ये कि हम लोग आजकल देखते हैं समाज में कि समाज में महिलाओं की प्रति रेप, मतलब महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, ऐसी घटनाएं बहुत आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में ऐसी भी होगा कि पुरुषों के साथ भी रेप हो रहे हैं या फिर घरेलू हिंसा इस टाइप का कुछ पुरुषों के साथ हो रहा हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट में क्या लॉज हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, मुझे मुझे भी आपने ये प्रश्न पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, बहुत जरूरी है आज के जमाने में पूछना। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी लोग बने हुए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके बना हो, ठीक है, चाहे चाइल्ड को लेकर बना हो, ठीक है, अभी जैसे 2013 के अंदर प्रावधान किया कि भाई 12 साल से बच्ची के साथ अगर आप रेप करेंगे तो उसमें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो ऐसे जो प्रावधान बनाए गए हैं हमारे देश में, वो टोटली जो है महिलाओं के लिए बनाया गया। पर आपका प्रश्न बड़ा लाजमी है कि आपने पुरुषों के बारे में बात करी, तो देखिए मुझे जानकारी है, ऐसा कोई भी प्रोविजन आज तक मेरे हिसाब से अगर पुरुष के साथ, क्योंकि देखिए कई लोगों को लगता है सिर्फ लड़की के साथ ही रेप होता है, बट नहीं, पुरुषों के साथ भी रेप होता है, बट ऐसा कोई प्रोविजन हमारे इसके अंदर नहीं है। वही अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ तो आईपीसी के अंदर एक प्रोविजन था सेक्शन 377 जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या है, अगर दो कोई मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल या क्वींस या ट्रांसजेंडर जो भी है, अगर वो इट मींस अगर वो कमरे में रहकर कुछ जो है सेक्स करते हैं, कुछ भी ऐसे काम करते हैं, तो उसे अपराध माना जाता था। पर ये माननीय जो कोर्ट का बड़ा ही अच्छा निर्णय आया था जिस सिंह के मामले के अंदर, जिसके अंदर ये बात कही गई थी कि अब 377 जो है, अगर आप बंद कमरे के अंदर 2 मेल या फिर 2 फीमेल, ठीक है, या फिर जो क्वींस होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, लेस्बियन होते हैं, अगर वो कुछ ऐसा संभोग करते हैं कमरे के अंदर, अब जो है वो लीगली हो गई है, अब जो है पर्सन को आजादी मिल गई है। और अभी देखिए, कल की मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोलकाता के अंदर एक गे कपल ने शादी भी कर लिया। तो शायद मुझे लगता है हमारा समाज धीरे धीरे बदल रहा है, ठीक है, कई लोगों को लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जो कुदरत ने अगर किसी पर्सन को ऐसा बना दिया, तो देखिए हम अगर लॉ की बात करें तो हम नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, तो नेचुरल जस्टिस यही बोलता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अगर कुदरत ने अगर उसे इस प्रकार का बनाया है, तो बिग थिंग कि हमें जो है ये सोचना चाहिए कि उनके लिए भी थोड़ा हमें बनाना चाहिए। और वही बात, आपको जो प्रश्न था कि भाई जो पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसकी आए दिन डिमांड होती रहती है कि हम पुरुष आयोग बनाएंगे। बट मेरा निवेदन है सरकार से भी कि भाई इसको लेकर भी, पुरुषों के हितों को लेकर भी कोई एक ऐसा कानून बनाए। एक और चर्चाओं में सर एक विषय रहता है
विषय ये है कि जैसे महिलाओं के साथ ये सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन पुरुष अपनी जो बात है वो किसके सामने रखी है? महिलाओं को के लिए पूरा एक आयोग है, वहां पे बात कर सकते हैं वो, ठीक है। या फिर उनके लिए एक पूरा महिला के लिए एक पूरा बना हुआ है कि भाई आप महिला के साथ या फिर अपने घरेलू में भी बात कर सकती है, लेकिन पुरुषों के साथ इसमें बात करने में समस्या होती है। नहीं और लोग विश्वास करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि पुरुष के साथ भी ऐसा हो सकता है। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि ये एक बहुत बड़ा सच है कि पुरुषों के लिए ऐसा कोई भी संस्थान नहीं बना हुआ है, सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया हुआ है। बस इसके अंदर सिंपली एक प्रोविजन है कि अगर किसी पुरुष के साथ ऐसी घटना होती है तो आप जाकर जो है पुलिस के अंदर कंप्लेंट दर्ज कराएं। बट जो प्रोविजन महिलाओं के लिए दिए गए हैं वैसा प्रोविजन हमारे पुरुषों के लिए नहीं दिया गया है। तो वही मैंने जैसा कि कहा कि मेरा निवेदन भी है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार अधिकारियों को, कि आप पुरुषों के लिए भी कोई ऐसा एक आयोग बनाए जिसमें पुरुष जो है अपनी बात रख सके। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि भाई रेप जो है महिलाओं के साथ होता है, रेप पुरुषों के साथ भी होता है, चाहे वो मेंटली डिस्टर्ब हो, चाहे वो किसी भी शारीरिक माध्यम से हो। तो इसके लिए प्रोविजन तो जरूर रहना चाहिए, मैं भी ऐसा मानता हूँ। सर अभी जैसे नुपुर शर्मा के ऊपर एक नुपुर शर्मा का जो केस है वो देश भर में बहुत ज्यादा चल रहा है। एंड अभी खबरों में भी आया है कि नुपुर शर्मा ने अपना जो केस है उनको उनके ऊपर क्या हुआ है कि कई राज्यों से एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई है। तो उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट वो गई थी कि अपनी जो एफआईआर है, अपने जो केसेस हैं, उन केसेस को एक उच्चतम दिल्ली के उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फटकार लगाई। तो उच्चतम न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में केस को ट्रांसफर करने के लिए क्या प्रावधान है? देखिए आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए ये एक सच है कि अभी जो है नुपुर शर्मा का विवाद अभी हाल ही के अंदर बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। उन्होंने जो भी टिप्पणी करी मैं उस टिप्पणी पर नहीं जाना चाहूंगा। अब देखिए आपने प्रश्न उठाया कि ऐसा क्या प्रोविजन है कि भाई जो है मामले को सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के अंदर जो है ट्रांसफर कर सकता है। देखिए अगर हम बात करें सीपीसी के प्रावधानों की तो सीपीसी का चैप्टर 31 और उसका सेक्शन 406 और 412 ये डिफाइन करता है और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है पूरी कि अगर आप मान लीजिए किसी जैसे नुपुर शर्मा की हम बात कर रहे हैं, नुपुर शर्मा को कोलकाता के अंदर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, राजस्थान के अंदर भी एफआईआर दर्ज है, वहीं दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई है। अब ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, जो भी पर्सन होता है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, हर स्टेट की पुलिस जो है उसे नोटिस जारी करती है अपने स्टेट में बुलाने के लिए, पूछताछ करने के लिए। तो वो पर्सन बहुत परेशान हो जाता है, कभी वो राजस्थान जाए, कभी वो दिल्ली जाए या कभी वो कोलकाता जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्रावधान है, जो कि मैंने आपको जो भी सेक्शन बताया उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि मामले को ट्रांसफर कर दे। इट मींस अगर आप कोई अपील या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी अगर आपको लगता है कि भाई मामले को एक ही जगह शिफ्ट कराना है, तो आप जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक एप्लीकेशन में साथ में आप एफिडेविट बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है फलाने हाई कोर्ट के अंदर जो है मामले को ट्रांसफर कर देता है। तो ये प्रोविजन। एक और सवाल है, सवाल ये कि जब हम थाने में जाते हैं एफआईआर दर्ज करने, तो एक सब्सक्राइबर है हमारे, तो उन्होंने सवाल पूछा है कि जब हम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस हमारी एफआईआर तुरंत या एकदम दर्ज क्यों नहीं करती? तो क्या इसके पीछे रीजन है? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए एफआईआर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एफआईआर जो है 156 सेक्शन है, उसके अनुसार जो है एफआईआर दर्ज होती है। बट लोगों के अंदर ये बाइसनेस है, लोगों को ये लगता है कि अगर हम थाने के अंदर जा रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके, पुलिस जो है हमारी तुरंत एफआईआर दर्ज करे। देखिए पुलिस आपकी कंप्लेंट ले सकते हैं, वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते उसका कारण हमें यहाँ जानना चाहिए। देखिए एफआईआर दर्ज तब होती है जब ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस नेचर का होता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है, जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बताए गए हैं हमारे। तो हमेशा अब मान ली फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आपस में आपको गाली गलौज हो गया या कुछ हो गया आपका, अगर आप चाहो कि भाई पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करे, ठीक है, या फिर आप कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके भी भाई वो वहां चले जाते हैं, भाई आपस में उनकी प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हुआ तो भाई थाने के अंदर जा रहे हैं हमारी एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर हमेशा दर्ज होके जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उनको लेकर एफआईआर दर्ज होती है। अब मान लीजिए इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मान लीजिए कोई ऐसा गंभीर प्रकृति का अपराध है जिसके अंदर भाई लगता है कि एफआईआर दर्ज हो रही है, बट पुलिस जो है एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो एक इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, देखिए इसके अंदर 156 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर पुलिस जो है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस नेचर होने के बाद भी अगर आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं कर रही है, तो आप जो है अपने नजदीक के जो भी डीसीपी है वहां जाकर आप जो है एक एप्लीकेशन मूव करें, वहां उन्हें एप्लीकेशन दीजिए
और वो जो है डायरेक्शन करेंगे, जो भी कंसर्न एसएचओ होगा, आईओ होगा, उन्हें कंसर्न करेंगे भाई आप इनकी एफआईआर दर्ज करो। और मान लीजिए कि अगर उनके माध्यम से एफआईआर दर्ज नहीं होती तो 156 सबसेक्शन 3 के अनुसार आप जो है अपनी जो भी आपकी जुरिडिक्शन करके आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर भी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन होता है टोटली जो एफआईआर हम लोग दर्ज कराते हैं उसका। जैसा भी तमाम जानकारी सर आपने दी हमारे दर्शकों को, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी जानकारियां भविष्य में आपके काम भी आएंगी। मैं धन्यवाद देता हूं दीपक जी का बहुत बहुत। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका चैनल में आने के लिए। मैं भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपका चैनल जो है इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है। दर्शक जो भी आपके सब्सक्राइबर है, जो भी आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और बहुत कम लोग जो है ऐसा करते हैं, तो मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो जिम्मा उठाया लोगों को अवेयर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।